खैर देखिए, चलिए तो विलियम जो सॉरी किन के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, देख लीजिए, जॉन बॉडेन के बारे में। ठीक है, जॉन बॉडेन का मेजर 2 योगदान रहा है। एक डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, ट्रांजिस्टर की खोज, ट्रांजिस्टर और बीसीएस थ्योरी। कौन सा थ्योरी? बीसीएस थ्योरी। बीसीएस थ्योरी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, सेकंड टाइम मिला था। तो ठीक है, तो ट्रांजिस्टर को आप देख चुके हैं, ट्रांजिस्टर का क्या यूज है, बीसीएस थ्योरी बताया। तो बीसीएस थ्योरी का कहना था कि अगर मान लीजिए किसी भी मेटल के अंदर, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर देते हैं तो ओम्स लॉ का फॉलो करता है। कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। क्योंकि आप जानते हैं कि V बराबर IR होता है एट रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, अच्छा, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, कंडक्टिविटी घट जाता है। इतना तो समझ में आ रहा है? ठीक है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो विशेष थ्योरी में क्या कहा गया कि टेम्परेचर को यदि एकदम शून्य पर लेकर चले जाए, जितना कम कर सकते हैं, तो विशेष थ्योरी मेजर जो काम करता है वो करता है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड पर काम करता है विशेष थ्योरी। मतलब सॉलिड क्या सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है? इस थ्योरी में मेजर फिनोमेना क्या था कि यदि हम किसी कंडक्टर को एकदम -273 पर लेकर चले जाए, एकदम एक्सट्रीम कोल्ड पर, तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक बहुत यूनिक बिहेवियर करते हैं। जी, जो इलेक्ट्रॉन नॉर्मल टेम्परेचर पर एक दूसरे को रिपेल करता है, जो इलेक्ट्रॉन नॉर्मल टेम्परेचर पर एक दूसरे को रिपेल करता है, वही एक्सट्रीम कोल्ड पर एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर एक सिमिलर रे का निर्माण करता है। ये बहुत यूनिक बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन का। बहुत अजीब बात। जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का देता है नॉर्मल टेम्परेचर पर, वहीं एक्सट्रीम कोल्ड पर एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक फिक्स अरे में अरेंज हो जाता, फिक्स डिजाइन में कह सकते हैं। इसको आप सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि इस क्लास में 20-25 लोग हैं, बात को समझिएगा, क्लास में 20-25 लोग हैं और सब इधर उधर घूम रहे हैं, तो आपको भीड़ भाड़ नजर आएगा, एकदम लगेगा कि बहुत ज्यादा भीड़ है। लेकिन एक दूसरे से वो पेयर में हो जाए और पेयर में होके एक डायरेक्शन में डांस करे, तो अच्छा खासा स्पेस बन जाएगा क्लास में, रुकावट नहीं रहेगी। हाँ, इट्स ट्रू, इट्स राइट है। अगर 20 लोग 10 के पेयर में बना ले, मतलब कि 2-2 का पेयर बना ले और सब एक दूसरे के लाइन में खड़ा हो जाए और एक ही लाइन में डांस करें, यो यो ऐसे, तो आपको ज्यादा रेसिस्टेंस नहीं मिलेगी, बहुत अच्छा आपको स्पेस मिल जाएगा। आप चीज को इमेजिन कीजिए, ऐसा ही इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। जब उसको एक्सट्रीम कोल्ड करते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से पेयर करके एक नॉर्मल डायरेक्शन में वो डिजाइन बना लेते हैं, अरे बना लेते हैं, और इससे क्या होता है, करंट को जाने में ना बहुत इजीली मिलता है रास्ता। करंट को यदि कोलिजन करंट के साथ हो ही ना, इलेक्ट्रॉन उसको रोके ही ना, और इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो करंट तो अच्छा से फ्लो हो जाएगा ना। दैट्स रीजन है कि सुपर कंडक्टिविटी वो स्टेट को कहा जाता है जिसमें आर एकदम जीरो हो जाता, आर होता ही नहीं है उस कंडीशन में। जैसे ये जो थ्योरी जो सिद्ध की गई थी वो Hg पर किया गया था, मरकरी पर किया गया था। मरकरी को -270 डिग्री सेल्सियस पर गर्म ठंडा करके जब पता किया गया तो रेसिस्टेंस, उसका रेसिस्टिविटी 0 हो गया, तो खत्म, गायब। और इस इलेक्ट्रॉन की बिहेवियर को बीसीएस थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया, और इस चीज को दिमाग में रखकर जो है अगर ध्यान में रखा जाए तो समझ रहे हैं कि बहुत सारे फिनोमेना, अगर मान लो हीट प्रोड्यूस होगा ही नहीं और करंट के मैग्नीट्यूड को बहुत ज्यादा भगा सकते हैं, तो बहुत काम का चीज है सर। इस पर अभी भी थ्योरी चल रहा है, सिद्ध चल रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा मशीन नहीं है जो बाहर से नॉर्मल टेम्परेचर पर है, अंदर से -273 डिग्री सेल्सियस कर दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फ्रीजर करता है, बट फ्रीजर उतना नहीं करता। फ्रीजर एक एग्जाम्पल है कि नहीं है? बाहर से ठीक ठाक, अंदर से पूरा ठंडा। सोचो, तो कोई ऐसा मशीन हमें मिल जाए कि करंट की मैग्नीट्यूड को बिना घटाए उतना करंट भेज दे, तो भाई मजा आ जाए।
तो ये जो आप जॉन बॉर्डिन को देख रहे हैं, वो जब ग्रेजुएशन में थे तो मैथ और फिजिक्स पढ़ते थे, साथ साथ वो अपना थेसिस लिखते थे, और थेसिस लिख लिख के उसको प्रूफ करते थे, मैथमेटिकल प्रूफ कर, उसको प्रूफ करने के साथ साथ तो लैब में उसको जाके कंप्लीट भी करते थे। उनके पास मतलब सब चीज साधन था। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा जो जनरली अगर वर्क कर रहा है ग्रेजुएशन के बाद, अगर मान लीजिए कि वो आप एमएससी कर रहे हैं, तो एमएससी के बाद पीएचडी जब होता है तो गवर्नमेंट जो होती है ना, एमएससी बीएससी के बाद जस्ट बाद ही आपको वो इतना अलॉटमेंट देने लगता है कि आप लैब में जाके अपना काम कर सकते हैं, थेसिस को प्रूफ कर सकते हैं। इट्स अ पॉसिबल है। ये नहीं कि आप घर से पैसा लगा के लैब में जाइए और कीजिए, नहीं। गवर्नमेंट आपको पीएचडी तक करने तक आपको पैसा देगी, जिस तरह से अमेरिका में दे रहा है उसमें इंडिया में भी है। हाँ, हम लोग को मालूम नहीं है कि कैसे किस रास्ता से लाया जाता है, क्योंकि उतना बच्चा कोई इंटरेस्टेड नहीं है। इंटरेस्टेड किस चीज़ में है कि कम से कम हमको 12th हो जाए, इंटर जो थी ग्रेजुएशन हो जाए, और एक बार रेलवे में नौकरी लग जाए तो बहुत अच्छा बात है। थेसिस कौन लिखता है? सिंपल सी बात, थेसिस कौन लिखता है? ट्रांजिस्टर का आविष्कार कौन करता है? हम लोग और तुम लोग, हम लोग होते तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार नहीं होता। क्या बात है, तो रेलवे का ड्राइवर बनना, ट्रांजिस्टर कौन आविष्कार करता है? थिंकिंग तो यही है ना, हमारा थिंकिंग और क्या, यही है ना, सिंपल सी बात है। और आप जैसे बच्चे क्या सोच सकते हैं जो क्लास में मोबाइल बैठ के चलाते हो, पढ़े घड़ी नींद जिसको आता है? सिंपल सी बात है। आप लोगों को और दिमाग ही कितना लगेगा? आप 2 घंटे के लिए तो मेरे सामने आते ना, 2.5 घंटे के लिए, चलिए 2 घंटे के लिए चार्ज हो गए, चिड़ देंगे, फाड़ देंगे। उसके बाद जैसे बाहर जाते हैं तो फट जाते हैं आप लोग। मेरे ही सामने ना हार्डली आप मोटिवेट रख सकते, नहीं सर मैं कुछ करूंगा सर, हमें वो जुनून है सर, घर जाके दाल भात चोखा खा के फिर तो वही हो जाना जैसे है आप, सेम टू सेम मेंटेलिटी। वैसा हर जगह माहौल रहेगा। तो जॉन बॉर्डिन बनना सबके भाग में भी नहीं है, और सबका पास उतना क्षमता भी नहीं है। इनका रुचि था। इनके लिए एक कोट्स है, देखिए पढ़िएगा कोट्स। अ मैन हु जीनियस हैज मेड आवर लाइफ्स लॉन्गर, हेल्थियर एंड बेटर। एक इंसान जो जीनियस होता है हमारी जिंदगी को जो है इजी, बेटर, अच्छा बनाता है। आज इतना सारा इंस्ट्रूमेंट हम इन्हीं की वजह से तो लगाए हुए हैं। अगर ना होते तो बड़ा सा कैमरा होता, कम से कम तो कैमरा तो एक रूम का, और कंप्यूटर तो हर रूम का होता। और जितना लाइट ये देता, ये जो लाइट एलईडी आया हुआ है, ये सब तो कुछ होता ही नहीं लंटेन में प्रोड्यूस। हम लोग के लाइव कितना इजी पता है? अगर इसको लाइव कर दो तो पूरी दुनिया देखेगा, इतना इजी है। अभी इसको लाइव कर दें तो पूरी दुनिया देखेगा। और आप अपने आप को उस जमाने में रख के देखिए, अगर आप होते तो क्या करते? अभी तक लंटेन में हम पढ़ा रहे थे, हाँ दिख रहा है जी सर, लंटेन में पीछे कीजिए थोड़ा सा, है ना। ओ ये डिजिटल बोर्ड होता, पेड़ के नीचे पढ़ रहे होते, क्योंकि आप लोग एक नंबर का कम कोढ़ी इंसान है ना। 50-60 को कम कोढ़ी इंसान बुढ़ा बुढ़ी मारा होगा, आप लोग का जन्म हुआ सब जोड़ जाड़ के कॉपी में लिख ले होंगे भगवान, 20 को बूढ़ी मार लाओ, चल बराबर करेगा, इक्वल टू प्रिया, जन्म ले लिए 20-25 बूढ़ी मारी होगी तो एक बूढ़ी एक जन्म ली, है ना। कम कोढ़ नहीं आप लोग हैं, पढ़ाई के नाम पर आप लोग भागते हैं भुक्खड़ कहीं। तो इनको 2 नोबेल प्राइज मिला है। कितना? 2 नोबेल प्राइज, एक ट्रांजिस्टर की खोज के लिए और दूसरा विशेष थ्योरी के लिए। विशेष थ्योरी मैंने बता दिया कि विशेष का हो सकता, फुल फॉर्म तो अभी नहीं देखे, हम देखेंगे तो बता, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद एक और है, थोड़ा देख लीजिए। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं विट जिन्होंने योगदान दिया अच्छा खासा। तो सिर्फ यही नहीं है, और भी साइंटिस्ट हैं। जैसे देखिए इस फेज में जो पहले साइंटिस्ट हैं वो हेनरी हर्ज हैं, जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़े बउआ। जो अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइड का जो खोज में पहला योगदान किनका रहा है, तो बहुत पहले ही हेनरी हर्ज ने खोजा था इस चीज को। देखिएगा, जर्मनी के वो थे हेनरी हर्ज। अच्छा, उनको पता नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खोज का श्रेय दिया जाता हेनरी हर्ज को। उसके बाद और भी साइंटिस्ट हैं, जैसे एडिशन इफेक्ट, एडिशन थॉमस ए है, इन्होंने थर्मियोनिक एमिशन बताया था। और आपको पता होना चाहिए, ए एडिशन को ये भी नहीं पता था कि हम खोजे क्या है, उन्होंने थर्मियोनिक एमिशन खोजा था। कौन? ए एडिशन।
थर्मियोनिक एमिशन होता क्या है कि जब किसी भी मेटल को हम गर्म कर देते हैं, एक्सट्रीमली हीट कर देते हैं, तो वो लाइट प्रोड्यूस करता है। तो इनको ये मालूम नहीं था बट ये खोज दिए थे इसको। आगे चल के क्रैक किया रिचार्ड डूसमन इक्वेशन। रिचार्ड एंड डूसमन दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसको सही किया, इसके बारे में दिया, है ना। और हैं तो बहुत सारे हैं। चलिए तो मेन चीज में आते हैं, साइंटिस्ट तो बहुत सारे हैं। हमारा पहली थ्योरी चलती है क्या, बैंड थ्योरी एंड सॉलिड, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर में जो पहला हमारा कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना है, वो है, आपको बता देता हूं, ये सब हो गया है। इससे पहले थोड़ा पीछे आते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं, ये 7 नंबर चला गया ना तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ ठीक है, 7 नंबर। हम लोग जो पहला थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, बैंड थ्योरी। अच्छा ये नाचने गाने वाला बैंड नहीं है, ये दूसरी वाली थ्योरी, जरा ध्यान दीजिएगा। कौन सा थ्योरी है, बैंड थ्योरी। ये आपको सॉलिड स्टेट में भी था, क्योंकि मैंने कहा था कि सुपर कंडक्टिविटी हम सॉलिड में ही खोज किए थे, जॉन बॉडी, इसलिए सॉलिड स्टेट में बैंड थ्योरी आपको नजर आ जाता है। क्योंकि आप पढ़े नहीं है उसको, डायरेक्ट आप अभी पढ़ रहे हैं बैंड थ्योरी, ठीक है। अच्छा बैंड थ्योरी किस चीज के लिए जाना जाता है, तो कंडक्टेंस के लिए जाना जाता है। किसके लिए, कंडक्टेंस। इसका मतलब है कि करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा वो किन बातों पर निर्भर करता है, वो बैंड थ्योरी ही एक्सप्लेन करेगा आपको। मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि जनरली सब्सटेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं कंडक्टिविटी के आधार पर। पहला होता है आपको कंडक्टर, बोलो। दूसरा क्या होता है, इंसुलेटर, बउआ याद रखो। और तीसरा जो मेजर टाइप होता है वो क्या होता है, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, याद हुआ, 3 मेजर टाइप होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और क्या होता है, सेमी कंडक्टर, ठीक है। इतना तो क्लियर है। अच्छा आप पहले से भी जानते हैं कि कंडक्टर में जो करंट है इजीली फ्लो कर जाता है, इंसुलेटर में एकदम ना ही के बराबर करता है, अति सॉरी इंसुलेटर में, हाँ, और सेमी कंडक्टर में फ्लो करता है, हल्का फुल्का फ्लो करता है। बोलिए आप लोगों में ऐसा कोई है जो बता सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ कौन से ऐसे इन तीनों में से हैं जिसमें जो करंट का फ्लो जो है बढ़ जाता है, रुकता नहीं है, बढ़ जाता है। कोई ऐसा बता सकता है, 3 ऑप्शन है आपके पास, बताइए। करंट फ्लो होने के साथ साथ जो है तो बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। कोई बच्चा आप लोगों में से बता सकते हैं, जल्दी बताओ। कंडक्टर, और कोई जो बता सकता है, सेमीकंडक्टर। हाँ सेमीकंडक्टर में ऐसा होता है जिसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस जो होता है क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। और कंडक्टर में क्या होता है, घट जाता है। एरा में तो खैर होता ही नहीं है, अलग बात। ड्यू टू कोलिजन थ्योरी, कोलिजन बढ़ जाता है, इस कारण ऐसा होता है। और सेमीकंडक्टर में इंक्रीज होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इन टेम्परेचर बढ़ने के साथ इनमें से किस में ऐसा होता है कि जो है बढ़ जाता है कंडक्टिविटी, तो वो बढ़ता है किसका, सेमीकंडक्टर का। वो रीजन हम लोग चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट ये आता है कि कंडक्टर को कैसा डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस जिससे इजीली करंट फ्लो कर सके, तो उसे क्या हम लोग बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। अच्छा इसका जो रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होता है ना, वो 10 के पावर, जो जनरली अगर हम लोग रो का वैल्यू लिखे या तो कंडक्टिविटी का वैल्यू लिखे तो कितना होता है, 10 के पावर 2 से लेके 10 के पावर 8 साइमन, ठीक है, मीटर के बीच में होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये कंडक्टर का जो है कंडक्टिविटी का साइन है। अच्छा आपको याद है कि ये जो आप देख रहे हैं बराबर होता है सिग्मा बराबर 1/रो होता है, याद आया कुछ। और रो को क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। और ये क्या है, कंडक्टिव, हाँ जा, ये कंडक्टिविटी है। पास्ट में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि जो कंडक्टिविटी का जो रेशियो होता है वो कंडक्टर में
10 के पावर 2 से लेकर 10 के पावर 8 साइमन मीटर इनवर्स तक होता है। उसके बाद ले लीजिए आप इंसुलेटर, तो उससे इसका बहुत कम होगा, 0 पॉइंट में होगा। बोलिए अंदाजा लगाए कितना होना चाहिए? अच्छा, आप में से किसको किसको याद है कि जनरली हम लोग रेसिस्टिविटी किसे कहते हैं? रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? बोलो। ओम मीटर। तो कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होगा? जल्दी बताओ, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी? ओम इनवर्स। अच्छा, ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। साइमन बोलते हैं। तो साइमन मीटर इनवर्स को क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी बोलेंगे। सही है। तो एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी कंडक्टिविटी 10 के पावर 2 से लेकर 10 के पावर 8 साइमन मीटर इनवर्स के बीच में रहे, उसे हम लोग कंडक्टर कहेंगे। और जिसका माइनस में रहे, 10 के पावर कितना यूज करना है इसको? -11 से लेकर 10 के पावर -19 साइमन मीटर इनवर्स लिख सकते हैं, इतना कम। सेमी कंडक्टर को थोड़ा ठीक ठाक है, 10 के पावर 5 से लेके 10 के पावर -6 साइमन मीटर रिवर्स के बीच में होता है। तीनों को लिख दिए। अब पॉइंट ए है कि कंडक्टर से ठीक ठाक है, अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस कर सकता है, जा सकता है। इंसुलेटर से ना ही जाता है, एकदम ना ही के बराबर। और सेमी कंडक्टर से ठीक ठाक जाता है, तो ये वैल्यू रखा हुआ है, 10 के पावर 5 से लेकर 10 के पावर -6 के बीच में होता है। अच्छा, ये कंडक्टिविटी का रेशियो दिया हुआ, इसका मतलब है कि अच्छा कंडक्टर को ठीक से इलेक्ट्रिसिटी किस में जाएगा? कंडक्टर में। और उसके बाद किस में जाएगा? उस लास्ट में क्या चीज में? तो उसमें इंसुलेटर में। एकदम क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद आता है, ये तो कंडक्टिविटी। अब पढ़िए आप लोग बैंड थ्योरी। क्या पढ़िए? बैंड थ्योरी पढ़िए। बैंड थ्योरी। अब बैंड थ्योरी कहता क्या? बैंड थ्योरी नॉर्मल जो हम लोग का मॉडर्न थ्योरी है उससे थोड़ा अलग है, एक क्लासिकल थ्योरी पर काम करता है बैंड थ्योरी। ये उन्हीं का दिया हुआ जो फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे, है ना, जॉन ब्राडिन के थ्योरी से ही रिलेटेड थ्योरी है, क्योंकि इन्होंने सॉलिड स्टेट पर उन्होंने ही काम किया था, उन लोगों ने ही काम किया था, सिर्फ अकेले उनका नहीं है। एक और तो थे ना, जॉन विस्ले से कुछ उनका नाम था, तो उन्होंने भी दिया था। तो विलियम सॉकली था और एक और था, तीनों को मिलकर। तो एक क्लासिकल थ्योरी है। इस थ्योरी का कहना ये है कि एक्चुअली जो हमारा कोई भी अगर एक सॉलिड स्टेट से, अगर मान लीजिए कि आप मेटल ले रहे हैं, खास तरह के मेटल में आप एल्युमिनियम ले लीजिए, या तो कॉपर ले लीजिए, या तो आप सोडियम ले लीजिए, कोई भी एक मेटल ले लीजिए, ठीक। मेटल के जो एटम्स होते हैं, मेटल के जो एटम्स होते हैं, अब उस एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन तो जनरली काम करता है डिसरेक्ट क्वांटा के रूप में काम करता है। ये तो पहले था, अगर आपको ठीक से याद होगा। क्या जैसे आपको प्लैंक्स मैक्स प्लैंक्स थ्योरी अगर याद होगा, या तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अगर आपको याद होगा, तो उस समय एक थ्योरी दी गई थी, ठीक है, जिसे हमारे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रूफ किया था। ई बराबर एम सी स्क्वायर जो उसने बना दिया था ना, और ई बराबर याद है एच नो होता है, प्लैंक्स थ्योरी, ठीक है, जो उसमें एच जो है आपको एक क्या दिया हुआ है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। और इस समय क्वांटा, डिसरेक्ट क्वांटा का खोज हुआ था, जिसमें एनर्जी पैकेट के रूप में हम लोग उसे बोले थे। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। ये हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारे पास सोडियम है, ठीक, तो सोडियम में क्या होता है भाई, पहला होता है न्यूक्लियस होता है, और उसके बाद के सेल होता है, उसके बाद एल सेल होता है, उसके बाद एम सेल होता है, इस तरह से होता है ना, बहुत तरह के सेल होते हैं। तो जिसमें 2 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लास्ट में एक होता है, ठीक है। ये हुआ इस तरह से। अब ये पर्सनल एक क्या है, एक एटम है सोडियम का, ठीक है। इनके यदि देखा जाए कि ये बैंड बना सकते हैं, मतलब क्षेत्र एक बनाते हैं, इनके जो एटम्स हैं वो एनर्जी का एक क्षेत्र बनाते हैं सॉलिड के अंदर, और उस क्षेत्र को ही 2 वर्गों में बांटा गया, उस एरिया को 2 वर्गों में बांटा गया है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि इसमें अब के है, एल है, एम है,
N है, O है, इस तरह से चलता है, ठीक है। या तो आपके SPDF मान सकते हैं, SPDF ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होगा, 1s होगा, 2s होगा, 2p, 3s, 3p। तो 1s पर 2 होगा, 2s पर कितना होगा, 2 होगा, 3p पर कितना होगा, 6 है ना, 6 2 8 10 और 10 2 12, अब 10 1 11 ना होगा, ठीक है, 3p। तो E जो आप देख रहे हैं, ए जो है इसको वैलेंस बैंड कहा जाता है। कौन सा बैंड, वैलेंस बैंड कहा जाता है। और इसके बाद जो खाली रहता उसको कहा जाता है कंडक्शन बैंड। कौन सा बैंड, कंडक्शन बैंड। मैं फिगर दिखाता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर एक एटम्स को अगर गौर से देखिएगा तो एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो जिसमें जिसको आप बदल नहीं सकते, आप के को नहीं बदल सकते, के में तो 2 को फिक्स, एल को भी आप नहीं बदल सकते। तो जे के एल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है उसको हम लोग कहते हैं वैलेंस बैंड। और जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जा सकता है उसे कहा जाता है कंडक्शन बैंड। फिगर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। वेट, हम इसकी बात कर रहे हैं, जरा गौर देखिए इस फिगर को, है ना। ये फिगर, ये हाइपोथेटिकल फिगर बनाया गया है, तो जरा गौर से देखिएगा। ये है आपको सिंगल एटम, एक एटम का एनर्जी लेवल है, एक एटम का एनर्जी लेवल। क्योंकि हाइपोथेटिकल है तो आपको कम समझ में आने के चांस है। हाइपोथेटिकल चीज जल्दी समझ में किसी को नहीं आता। देखिए गौर से, आप मान सकते हैं कि एनर्जी लेवल ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, इनर में क्या आ सकता है, के एल एम, याद है ना, जो नहीं बदल रहा। जैसे आप 1s 2s मान लीजिए कि माने क्या 1s, हालांकि फिक्स नहीं है, बस फीलिंग दे रहा हूँ। 1s 2s 2p 3s 3p, इस तरह से मान सकते हैं। तो सिंगल सिंगल अरे मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन का अपना अपना फिक्स है। अब मान लीजिए कि 1s में 2 है तो 2 का एनर्जी लेवल ऐसा मान सकते हैं। और इसका मान लीजिए 2s का 2p का एनर्जी लेवल मान लीजिए, ठीक है। बस एक लाइन जो है ना, लाइन सिर्फ एक एनर्जी लेवल को शो कर रहा है। हाँ, ये नहीं कि इस एरिया में नहीं, इस एरिया में भी इलेक्ट्रॉन है, मतलब फिक्स किया गया है एनर्जी लेवल, ऐसा फिक्स इसमें है। सिंगल सिंगल मान एरिया को डिफाइन करता है। मतलब कि दो, ऐसे आप बोल सकते हैं कि के वाले इलेक्ट्रॉन और एल वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में एक एरिया होता है जो एनर्जी लेवल है। फिर एल से एम वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में एक एनर्जी लेवल है। उस एनर्जी लेवल को बैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। यही चीज लोग नहीं समझ पाता कि बैंड आखिर होता क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंड। तो बैंड इसलिए क्यों बोला गया, क्योंकि सॉलिड बाबू ऐसा होता है ना, सॉलिड ऐसा होता है, अगर क्यूबिकल आप काट रहे हैं तो ऐसा होता है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ लाइन दी है तो यहाँ कैसे पहुंच गया बताइए, कॉमन सेंस लगाइए। तो इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू पर लिखिए तो ये निकल ही गया ऐसे, और ऐसा तो बहुत सारे एटम्स होंगे। अब इसको जूम कीजिए, तो जूम कीजिएगा तो आपको ऐसा नजर आएगा, एक एटम दो एटम के बीच में ऐसा कुछ होता है। अब यदि एक एटम से दूसरे एटम में लाइन को ट्रांसफर करना है तो कैसे ट्रांसफर करेंगे। अब मान लीजिए कि आप जूम करना चाहते हैं, चीजों को समझना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि एक एटम का पूरा ये कहानी ये हुआ, ये तो हम यही ना जानते हैं ऐसे, और दूसरे एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है इस तरह से, तभी तो होगा ना। कंडक्शन का मतलब ये होता है इस तरह से इसमें। अब मान लीजिए कि सोडियम का लास्ट है, इसमें ट्रांसफर करना है, तो हम लोग तो ऐसे तो जानते हैं, ऐसे बहुत अच्छे से समझते हैं हम लोग। अब आपको फीलिंग देता हूँ, ये जो जितना भी लोअर वाला है ना, लोअर वाला वो नीचे वाला समझो, और अपर वाले को आप समझ जाइए कि बेटर है कि कंडक्शन बैंड हो जाएगा। क्योंकि जब तक ये आगे में नहीं ट्रांसफर होगा, यहां तक है वैलेंस बैंड, और ये हो जाएगा कंडक्शन बैंड, उसके बाद फिर अगले में ट्रांसफर होगा। तो वो वाला बात है ना कि मॉडर्न थ्योरी में हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को जंप करा के दूसरे में जंप करा देते हैं कि एक सेल से दूसरे सेल में चला गया। इट्स अ मॉडर्न थ्योरी। इलेक्ट्रॉन को ऐसा ही बताया जाता है कि एक सेल से उठाइए दूसरे में रख दीजिए, लेकिन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इतना इजी नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन का जंपिंग जो होता है, करंट का जो जंपिंग होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, वो बैंड पर डिफाइन करता है। और ये बैंड कौन है, वो ये रहे आपको बैंड, इस तरह से। ये जो भी देख रहे हैं वो सिंगल एटम का है, और ये देख रहे हैं वो मेनी एटम्स का। मेनी एटम्स एरे ऐसा बनाते हैं, जो पहले तो सिंगल सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, फिर और पूरे एरिया बनाते चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दो बैंड के बीच में जो गैप होता है उसे फॉरबिडन गैप कहा जाता है। दो बैंड के बीच में जो गैप होता है उसे क्या कहा जाता है,
फॉरबिडन गैप, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कुछ गैप होती है। अच्छा, फॉरबिडन गैप समझते हो? फॉरबिडन बैंड या तो फॉरबिडन गैप समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरबिडन गैप? तो भुनुर भुनुर कर रहे हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप इसको समझने के लिए आप ऐसे दिमाग लगावाने 2s 2p 3s 3p 4s 3d यहां तक पहुंच गए। ये एफ का है, किसका है? एफ का, और 26 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ए लास्ट है डी, जो कि हमारा डी में मान लीजिए कि 4 या 5 इलेक्ट्रॉन है, आगे खाली है, ठीक है। खाली है तो इसको हम लोग बोल रहे हैं वैलेंस बैंड। कौन सा बैंड बोल रहे हैं? बैलेंस। जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसमें बैलेंस बैंड बोला जाता है। जस्ट इसके बाद 3d के बाद कौन आएगा? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p आएगा, फिर 5s आएगा। तो ये सब ऑलरेडी पहले से क्या है? खाली पड़े हुए हैं। क्या है? खाली पड़े हुए हैं। तो ये जो खाली पड़े हुए हैं इन्हें कहा जाता है कंडक्शन बैंड। कौन सा बैंड? कंडक्शन, क्योंकि कंडक्शन इन्हीं के द्वारा होता है। कंडक्शन जो होता है वो इन्हीं के द्वारा होता है, यही कंडक्शन करवाते हैं। अब प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रॉन को जंप करने में जो दूरी तय करनी पड़ती है, उस बीच की दूरी को कहा जाता है फॉरबिडन गैप। क्या कहा जाता है? फॉरबिडन गैप कहा जाता है। अब बोलोगे सर ठीक है, मान लेते हैं ये फॉरबिडन गैप जो आपको नजर आ रहा है बीच में, फॉरबिडन गैप का जो यूनिट होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो फॉरबिडन गैप का यूनिट होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एक्चुअली में क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड या तो सीबीएसई पूछता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो तुम बताओ कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर? ये लड़की को आता है, बोलिए, रुको कैमरा घुमा के हम आपसे पूछते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना वैल्यू होता है, बताइए। तो सब नींद नहीं आएगा, कुछ जानकारी रहे तब ना पढ़ने के लिए चीजों को। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1 पॉइंट कितना होता है? 60 ना, गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है कि नहीं होता? बोलो, ठीक है। और 1 वोल्ट में होता है 1 कूलम बटा 1 जूल बटा 1 कूलम होता है कि नहीं होता? बोलो, 1 वोल्ट में। तो कूलम से कूलम कट गया तो 1 eV बराबर कितना आया? 1.60, 10⁻⁻19 कुछ हुआ, उतना चीज आएगा तब ना समझ में आएगा चीजों को। अब फॉरबिडन गैप बोल रहे हैं और उसका ऐसा यूनिट हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रहे हैं, तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये भी इज द फलना। आगे आगे आपको पता होना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सब चीजें होती है, तब सिलेबस समझ में आता। तो ये आपके लिए तो नया है बिल्कुल, ये किसी से रिलेटेड नहीं है, ऊपर से हाइपोथेटिकल है, तो आप इतना जल्दी कैसे मान लीजिएगा चीजों को? सिंपल। बहुत सारा चीज जानने के लिए कुछ चीज हमें आनी चाहिए। सडनली हम हर चीज को नए रूप में देखें तो थोड़ा नहीं याद रहेगा आपको। यही रीजन है कि आपको पल्ले नहीं पड़ता है और आप लोग बैठ के चैट करते हैं तो गप करते हैं। सिंपल। गप कौन करता है? जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो कुछ समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप हो सकता है आप काबिल नहीं इस चीज को समझने के लिए, ये भी तो पॉसिबल है। तो मैंने क्या बोला कि ऊपर वाले जो सेल्स हैं उसको आप बोल सकते हैं कंडक्शन बैंड, और नीचे वाले सेल्स को क्या बोलिएगा? बैलेंस बैंड। अब इसका फिगर बहुत अच्छा हमारे पास अवेलेबल है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं टेढ़ा लंगड़ा फिगर बनाया, ठीक है, ए वाला। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ए देखिएगा, ठीक है बड़ा यूनिक फिगर है, समझिएगा। देखिएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड नीचे से ऊपर की ओर दिया गया है, और जो आप देख रहे हैं ये भरा पड़ा हुआ है और एक खाली है, एम्प्टी एनर्जी लेवल इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये हाइब्रिड बैंड है, मिला हुआ ओवरलैप्ड है, तो दोनों में मिल देखिए दोनों में ओवरलैप्ड बैंड है। ये कहाँ से आया है? वेट में बताता हूँ। अभी थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ें आपको बढ़िया से समझा देता हूँ, फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे देखिए, अब प्रॉब्लम ये है कि समझने वाला बात ये है कि बैंड किस तरह से काम करता है, ठीक है। सोडियम, एफी, एल्यूमिनियम, कॉपर, जितने भी अच्छे वाले कंडक्टर हैं उनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से ओवरलैप्ड होता है।
बात को समझिए। जो अच्छे खासे जो होते हैं मेटल जो होते हैं, जैसे एफी ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, इसमें जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड दीजिएगा ना तो इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे बढ़ जाएगा, चल जाएगा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन मूव ऑन कर जाएगा। इसके लिए आपको अलग से एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरलैप है ना, ऐसे जुड़ा हुआ। तो देयर इज नो फॉरबिडन गैप बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड इन अ कंडक्टर। अच्छे वाले कंडक्टर जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इसमें कोई गैप नहीं होती है, इसलिए आप लाइन दीजिए, काम हो गया आपका, तम इजिली हो गया। लेकिन अगर आप लेते हैं इंसुलेटर के बीच में, तो आपको बिलीव नहीं है, इंसुलेटर के बीच में अच्छे खासे गैप आपको मिलते हैं, फॉरबिडन गैप या तो फॉरबिडन एनर्जीज में हम लोग बोलते हैं। फॉरबिडन गैप को क्रॉस करवाने के मतलब समझ रहे हैं ना, यहां से इलेक्ट्रॉन को जंप करके बाबू एरा में भेजना पड़ेगा, समझ रहे हैं? अगर ध्यान दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए इसमें, है ना? ऐसा जाके नीचे कन चप्पड़ झाड़ेंगे नहीं होके हम, तो उसको समझ में आ जाएगा। उसको इतना भी होश नहीं है, कैसे प्रैक्टिस कर रहा है, तो अपने तरफ बजावे ना। देखिएगा, तो यहां से अगर जंप कराना है हमें, तो अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन हमें एनर्जी का नीड होगा। तो 5 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ज्यादा डाटा देना पड़ता है। किसके केस में है? गैप। नेचुरली गैप एग्जिस्ट होता है इंसुलेटर में। अच्छा, इस गैप के कारण ही इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता। यही तो बैंड थ्योरी कहना चाहता है। आखिर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जंप कर पाता? क्योंकि उसमें गैप बहुत ज्यादा है, इस गैप को वो क्रॉस नहीं कर पाता है। कितना आप एनर्जी देते रहे तब तो लहक जाएगा वो, ज्यादा एनर्जी दीजिएगा तो जल जाएगा खुद है। अब बात आता है कि आप इंसुलेटर का गैप देख लिए बहुत ज्यादा होता है, तो किसकी गैप की मैं बात कर रहा हूं? हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर के। सेमीकंडक्टर का गैप होता बहुत कम होता है, लगभग आप ले सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नीचे की ओर। फॉरबिडन गैप बहुत कम होता है। मतलब हल्का से भी एनर्जी दीजिएगा ना, टेम्परेचर दीजिएगा तो काम करना ही चालू कर देगा। यही चीज आपसे पूछा जाता है, अगर देखिएगा तो फिगर्स में हमारे, हाँ मिल गया, हमारे पास अवेलेबल है। देखिए इन है, देखिए एक में देखिए 3 से लेकर 6 तक की इंसुलेटर का गेम है। ये इंसुलेटर का है, 21 का है सेमीकंडक्टर का। दिख रहा है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में 3 से लेकर 6 वोल्ट के बीच में इसका डाटा दिया है। मैंने 5 बोला था, तो 3 से 6 के बीच में डाटा है। और इसका देखिए बहुत कम, मैंने कहा था 0.2 लगभग में, 0.1 दिया हुआ है। तो 0.1 से लेके 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में सेमीकंडक्टर का होता है। इसलिए सेमीकंडक्टर को थोड़ा सा भी गर्म करते हैं ना, तो उसको उतना मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। सेमीकंडक्टर को हल्का से भी गर्म कीजिएगा तो उसका कंडक्टेंस बढ़ जाता है। यही क्वेश्चन कई बार आज तक पूछा जा चुका है कि बताइए कि फॉरबिडन गैप इनमें से किसमें सबसे कम होता है? तो पहले तो होता ही नहीं है क्वेश्चन में, तो कंडक्टर में, और सबसे कम होता है तो सेमीकंडक्टर में, और सबसे ज्यादा किसमें होता है? ये रेंज आपको याद रखना। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना होता है जूल में, तो उसको आप गुना कर लीजिए, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल कर दीजिए, काम आपका बन जाएगा। और क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड या तो सीबीएसई में कि फॉरबिडन गैप का एसआई यूनिट क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फॉरबिडन गैप? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में इसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, हो गया। तो आप ये बैंड थ्योरी से आप बता सकते हैं कि कौन सॉलिड है, कौन जो है साथ, कौन कंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है, कौन सेमीकंडक्टर। आराम से हो गया। कंडक्टर में अच्छे खासे बढ़िया से कंडक्टर सिल्वर आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा, बहुत सारा है। और सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन, जर्मेनियम का नाम सुनेगा बाबू। देखिए सेमीकंडक्टर में जो अभी तक यूज में आता बेटर, वो सिलिकॉन और जर्मेनियम को यूज में लिया जा सकता है। ग्रुप 14 के 2 एलिमेंट को उठाएं, सिलिकॉन। अब देखिए तो कैसे समझ में आ रहा है, एक क्वेश्चन में सब लाइन पर आ जाता है। अभी मैं बुला लेता हूँ यहाँ, तो मजा आ जाएगा, नींद कभी नहीं आएगा, पागल वाला बात कर। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है। सेमीकंडक्टर में, इंसुलेटर तो खैर आप वुड, पेपर कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। आई होप कि बैंड थ्योरी आपको समझ में आ गई। बैंड थ्योरी कुछ होता नहीं है,
बट हाइपोथेटिकल माना गया है। 100 बात का एक बात यही बोलूंगा कि बैंड थ्योरी आपको समझना है तो इतना समझिए कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रति किसी भी एटम्स के अंदर, तो उसको एरे के रूप में डिजाइन जो किया जाता है, उसके फील्ड को, चार्ज को या तो एनर्जी को, एनर्जी का एक कह सकते हैं कि एक एरियाज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको फिक्स करा जाता है और उसको बैंड माना गया कि सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी को एक लाइन बना दीजिए, अगले सेल में जो इलेक्ट्रॉन उसको एक लाइन बना दीजिए। हम जब भी पढ़ते थे ना, मैं 12th जब मैंने पढ़ा था तब बैंड थ्योरी मैंने पढ़ा था, तो मुझे बस यही चाहिए थी कि बाकी बैंड किसे माना गया होगा, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन और एनर्जी को बैंड माना गया, इतना ही। बाकी तो तीर का निशान तो भाई हम समझ सकते हैं कि वो किस तरह से दिया हुआ है। जो हम अगले से यही पूछना चाहते थे कि आखिर वो बैंड जो बनाई गई है वो है क्या, तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रत्येक सेल्स की एनर्जी बता रहा है वो कि फलना सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी ऐसे मार दीजिए, के का ऐसे, एल का ऐसे, एम का ऐसे मार दीजिए, और जो बाकी रिमेनिंग है जो ऊपर वाला है वो आगे का सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन जा सकता है, मूव ऑन कर सकता है। ठीक है, और क्या बात है, ये तो है। और आप ये सोच सकते हैं कि जो ये ना कंडक्शन वाले जो सेल हैं वो अगले वाले एटम्स के मानने में क्या जाता है, सिंपल सी बात, मान लीजिए अगर दो एटम को ओवरलैप करवाइएगा तो जाहिर सी बात है कि एन सेल दो एटम को मिल जाए, है ना। जैसे कि हम अपनी बात को प्रूफ करने के लिए हम आपको समझा सकते हैं, जैसे मान लीजिए एटम हुआ, ठीक है, ओके, और ए भी एटम आप ले लीजिए, ज्यादा बेहतर आएगा, समझ में आ जाएगा। देखो कुछ चीजें जो हाइपोथेटिकल है उसको हाइपोथेटिकल ही समझिए तो ज्यादा बेहतर आएगा। अब मान लीजिए कि इनका एन सेल है और इस एटम के लिए कंडक्शन बैंड ए हो जाएगा, बैलेंस बैंड मतलब यहीं तक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं, यहीं तक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ नहीं है, तो कंडक्शन बैंड हो जाएगा अगले के लिए, और इसके लिए भी कंडक्शन बैंड यही हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हम एक ही को लेके चलते हैं। अगर मान लीजिए कि हम पूरे को एटम्स को ही खसका के हम आगे कर दें, तब देखो ओवरलैप कर गया, अब इसका कंडक्शन बैंड इसका कंडक्शन बैंड से मैच कर गया, अब इलेक्ट्रॉन को जंप करना है तो भाई समझ जाओ कि सच में चला गया जंप करके, तो इसमें जो जंप करके अभी जस्ट इलेक्ट्रॉन आया है तो अगले एटम में चला गया। दैट्स अ सिंपल हाइपोथेटिकल चीज को मैंने सिंपल बना दिया। एनर्जी लेवल आप फील्ड दिए ना एनर्जी के रूप में, ऐसे थोड़ा ना जंप किया, आप इलेक्ट्रिक फील्ड दिए तब तो जंप किया, उसको एनर्जी तो मिला ही नहीं मिला। इलेक्ट्रॉन कैसे आगे की ओर मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ही इलेक्ट्रॉन आगे पीछे मूव करता है। सबका सेम है क्योंकि सारे एटम एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं ना। आप किसी तार में काम अगर सोच रहे हैं किसी तार में, तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि नहीं, सब एटम पर तो सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर मूव कराना, पूरे सिस्टम को ही आगे की ओर जाना है, तो सब में तो इक्विवेलेंट हो, पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन है, इसका ये गया, इसका ये गया, इसका ये गया, इसका इस तरह से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। कौन सा पार्टिकल न्यूट्रल करना, नहीं न्यूट्रल कैसे होगा, फिर दूसरा इसमें तो आएगा ना, ये तो लगातार काम होते रहता है, क्योंकि आप भूल रहे हैं कि ये एनर्जी कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी है, तो उसको उतना एनर्जी मिल रही है, अगर इलेक्ट्रॉन कोई जा रहा है तो उतना एनर्जी वापस आ भी तो रहा है। अब करंट का फ्लो में ही सारा चीज हो रहा है ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इधर जा रहा है करंट, तो इधर कौन जा रहा है, तो उसको तो फुलफिल कर ही रहा है, सिंपल सी बात है, जो उसको घट रहा है उसको तो दिया ही जा रहा है। जैसे कि आप ऑलरेडी बैटरी वाला एग्जांपल ले लीजिए, इस चीज को बैंड थ्योरी को बैटरी से जोड़ के देखिए, ज्यादा समझ में आपको आराम से आ जाएगा। आपका मेन क्वेश्चन ये था कि इलेक्ट्रॉन का जंप बैंड थ्योरी से कैसे होता है, उसके बाद आपको फ्लो ऑफ करंट आता है, आप बाकी दिमाग लगा के वहां से जोड़ लीजिए, सिंपल। फ्लो ऑफ करंट तो आपको आता ही है, हमें तो सिर्फ ये बताना था ना कि इलेक्ट्रॉन कैसे जंप करता है, बैंड थ्योरी कैसे हेल्प करती है इलेक्ट्रॉन के जंप होने में। नेक्स्ट अगले थ्योरी में अगर चले तो बैंड थ्योरी हमारा क्लियर हो गया। हाँ, अब मैंने ये भी बता दिया कि बैंड थ्योरी के अनुसार इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर किस तरह से हो सकते हैं, ये हमारा काम क्लियर हो गया। अगले टॉपिक की ओर अगर हम लोग चले तो ये सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि बड़ा यूनिक टॉपिक है, सेमीकंडक्टर के टाइप्स होते हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं,
सेमी कंडक्टर तो आप जानते हैं कि सेमी कंडक्टर मेजर रूप से ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट को उठा लिए हैं। और सेमी कंडक्टर क्या होते हैं पहले से हम लोग जान चुके हैं कि इसकी कंडक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक होती है। मैंने बता रखा हूँ कि इसकी कंडक्टिविटी जो होती है, अगर आपको याद होगा 10 के पावर 5 से लेके 10 के पावर -6 साइमन मीटर इनवर्स के बीच 6 है ना, 5 से -6, 5 से माइनस, ये एवरेज है, एक्यूरेट नहीं हो सकता है, साइमन मीटर इनवर्स के बीच में। क्लियर हो गया? ठीक है, ये होती है सेमीकंडक्टर। मेजर 2 सेमीकंडक्टर क्या जाने पहचाने? सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो हम यूज में लेते हैं। अभी जितना भी समय है या तो जर्मेनियम या तो सिलिकॉन यूज हुआ, ध्यान दीजिएगा। हाँ होता है, मतलब और भी यूज कर सकते। सेमीकंडक्टर बनाया भी जा सकता है दूसरे चीज को डोप करके। +5 -6, +5 से -6 के बीच में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके। तो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम और भी डोपिंग करके नया बना सकते हैं। ठीक है, जिसे डोपिंग करके बनाया जाता है, तो नया चीज उसमें मिला दी जाती है डोपिंग करके। तो सेमीकंडक्टर के मेजर 2 टाइप्स, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, इंट्रिंसिक ना सेमीकंडक्टर, और एक आता है एक्सट्रिंसिक, इन बार बार छूट जाता, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, याद हुआ? एक आता है इंस्ट्रिंसिक, आई है यहां पर, और एक है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। 2 तरह। अच्छा, इंस्ट्रिंसिक का कोई टाइप नहीं होता, एक्सट्रिंसिक के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन? पहला एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, याद हुए? एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पता है क्वेश्चन क्या पूछता है कि आपसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड इस बार पूछा था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए हम सिलिकॉन को किसके साथ डोपिंग करेंगे? डोपिंग मतलब क्या होता है? ग्रुप 14 में कौन कौन होता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ग्रुप 13 में कौन होता है? एल्यूमिनियम। और ग्रुप 15 में कौन होता है? 15 में कौन होता है? फास्फोरस। एन टाइप बता वही तो बता रहा हूं, दिल पर ले लेती हो तो। ग्रुप 14 में कौन होता? तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, आप बगलों की तरफ ताक रहे हैं, मुझे बुरा लग रहा है ना। डिजिटल बोर्ड का यूज है सर, कहाँ कीजिएगा, जमाना बदल गया। पीरियोडिक टेबल हम ला रहे हैं क्योंकि आप इतने लुल हैं कि आपको पीरियोडिक टेबल भी दिमाग में नहीं आ रहा, भूल चुके हैं आप लोग, है ना। तो आइए मिलते हैं पीरियोडिक टेबल से। कोई एक टेबल आ जाए, टेबल तो इतना सारा। रेडी? ये रहा वो पीरियोडिक टेबल। हाँ, मस्त सा पीरियोडिक टेबल, इसको डाउनलोड कर लें। घुसा गया, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, यही से हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चोरी कर रहे हैं, चोरी द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, चलिए ढक गया। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या पढ़ने का इच्छुक हैं? ग्रुप 14 सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, टीन है। टीन का तो नहीं, मेटल में आ जाता है, क्योंकि देखिए ये जो आता है सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में लिया गया, 2 गो मेजर है, ज्यादातर यूज इसी में आता है। अच्छा, ये कार्बन को नहीं लिया जाता, कार्बन नॉन मेटल है, सेमीकंडक्टर में कार्बन नहीं आता, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर में भी नहीं यूज किया गया। सिलिकॉन और किसको? जर्मेनियम को लिया जाता है, क्योंकि हल्का फुल्का ये, हाँ, कार्बन से बना हुआ जो ग्रेफाइट होता है वो करंट को फ्लो करवाता है, तो इसका मतलब नहीं कि वो सेमीकंडक्टर से मान ले। ठीक है, ध्यान दो, ग्रुप 14 और ग्रुप 13 और ग्रुप 15। ग्रुप 14 के लेफ्ट में 13 है और राइट में, अगर माना जाए ऐसे, तो राइट टेबल होगा, लेफ्ट टेबल होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें नाइट्रोजन या तो फास्फोरस वाला आता है, आर्सेनिक वाला आता है, इधर में ले लीजिए बोरॉन छोड़ के एल्यूमिनियम और गैलियम वाला आता है। ठीक है,
नहीं मतलब ये तो फिक्स है ना, हम इसको क्यों बदलेंगे। अच्छा इनके तो प्रॉपर्टीज होते हैं जिसके कारण इसे सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में रखा गया। इनके खास प्रॉपर्टी है, इससे थोड़ी सी हीट देने पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाता है। दैट्स रीजन है कि ऐसा। और दूसरी बात, टीन तो आपको मेटल में ही आता है तो उसको काले सेमीकंडक्टर में रखिएगा, और कार्बन तो नॉन मेटल में आता है, सिंपल। सिलिकॉन और जर्मेनियम में हल्का से भी हीट दीजिएगा तो वो उससे करंट फ्लो होने लगता है। दैट्स रीजन है कि इसको यूज किया गया सेमीकंडक्टर। इसके काफी हद तक कंडक्टिविटी का रेशियो जो है आप देख लीजिए कहाँ से होता है। कंडक्टिविटी का तो फिक्स, ऊपर वाला नॉन मेटल है, नीचे वाला मेटल है, तो काला उसको हम रखेंगे। तो बच्चा कौन, सिलिकॉन और आई होप यही तो पूछ रहे मरमर। चलिए देखिए, तो ग्रुप 14 को अगर आप देख रहे हैं तो ग्रुप 14 के साथ अब मैंने क्या बताया कि जो ये हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो दो प्रकार का होता है, एक इंस्ट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। तो जो ओरिजिनल होते हैं, ओरिजिनल वाले सेमीकंडक्टर जिसमें सिर्फ क्या होता है, सिलिकॉन या तो जर्मेनियम होता है, उसे हम इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ओरिजिनल वाले। और ओरिजिनल वाले को देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं। आइए मैं ओरिजिनल वाले में आपको दिखा देता हूँ। जर्मेनियम देखिए यहाँ पर, हाँ मिला, इट्स जर्मेनियम। जर्मेनियम को अगर गौर से देखिएगा तो एक जर्मेनियम में कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि ग्रुप 14 से बिलोंग करता है, और ए अगले 4 जर्मेनियम से मिला हुआ होगा। जर्मेनियम या सिलिकॉन में भी एग्जांपल में ले सकते हैं। बड़ा प्यारा चीज है, देखिए एक हो जाएगा यहाँ, एक हो जाएगा, सेम टू सेम यहाँ बनाया गया है। आप ऐसे मान सकते हैं, ऐसे हल नहीं करें आप, देखिए है ना, ये एक जर्मेनियम अपने पड़ोसी के 4 जर्मेनियम से मिला हुआ। अच्छा अब इसका मतलब है कि ठीक है सर, तो ये करंट कैसे फ्लो करेगा, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। पॉइंट ये है, तो जैसे हम हीट देते हैं इसमें, वहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके, या देखिए यहां आ गया, गैप नहीं मारा है क्या, अच्छा कोई बात नहीं छोड़ो, गैप नहीं मारा, हम बना देते हैं। यहां से गैप हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, तो यहां क्या बना देता है, होल क्या बना देता है, और यहां जो ई बना होल, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन आगे की ओर मूव करते जाता है, नए नए होल बनते जाते हैं, नए नए इलेक्ट्रॉन आगे की ओर मूव करता है। याद रखना पड़ेगा कि जो होल होता है वो किस ओर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में, और होल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अच्छा ये मेरे सिर्फ सेंटेंस बात है, हम इसका फिगर नहीं दिखाए हैं, फिगर दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा, बुद्धि की तरह अपना करें, है ना, कूल। समझ रहे हैं आपका क्या समस्या है। हाँ टोटल एक ही बार में दोनों होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता भी है, होल निर्माण भी करता है, उस होल को दूसरा को भरने के लिए आता है तो वहां होल हो जाता है। ये तो कॉमन सेंस है, अगर एक होल बना तो उस होल को भरने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन वहां आएगा तो फिर होल बन जाएगा। एक क्रम चलता जाता चलता जाता चलता जाता है। दैट्स रीजन है कि जर्मेनियम जो है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। हाँ है, सब चीज है, अभी नहीं, अभी शूट कर रहे हैं ना, तो इसमें खचमचा जाएगा। एक तो बीच में नाच रहा था सर, बहुत सारा चीज इसमें आ गया है ना, तो दिक्कत तो है ही। तो इंस्ट्रिंसिक में ओरिजिनल जर्मेनियम या तो सिलिकॉन होगा, इंस्ट्रिंसिक में ओरिजिनल जर्मेनियम या तो सिलिकॉन होगा, उसमें हीट देना पड़ता है, तब वो जाके वो काम करता है। फॉर एग्जाम्पल कि सनलाइट में रखते हैं सोलर पैनल को तो काम करता है, हाँ कुछ यही काम होता है। जो 4 गो हैं सिलिकॉन वाले, इस यहाँ सिलिकॉन भी मान सकते हैं कि जर्मेनियम सिलिकॉन एक ही तरह जैसा होता है। तो जैसे ही एक यहाँ से निकला इलेक्ट्रॉन तो उसको गैप भरने के लिए दूसरा आएगा, उसका गैप भरेगा, उसके बाद उसका गैप भरेगा, तो क्रम चलता जाएगा। हाँ हम जिस बात को बता रहे हैं उसकी फिगर है हमारे पास, बहुत अच्छा वाला फिगर है जो मैं आपको समझा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। वेट, जो चीज बताने चाह रहा हूँ उसका मीनिंग हम ये समझा रहे हैं आपको कि वेट देखिए,
होल एंड कोई हंस रहा है क्या? कोई हंसने का प्रयास कर रहा है? हंस क्यों रहा? उससे पूछो, क्या हंसना जरूरी है? तुम भी तो ही कर रही हो। 4 लोग हंस रहा तो 5वां भी हंसेगा? ऐसा तो होनी नहीं चाहिए थी कि हाँ मिल गया। हम इसकी बात कर रहे थे, इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो, इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, है ना, इंट्रिंसिक। ठीक है, समझिएगा बउआ। देखो, अब ये जो सामने आपको नजर आ रहा है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का 2 सिचुएशन है, एक रूम टेम्परेचर पर और एक जो है वो को जीरो टेम्परेचर। दोनों का अपनी अपनी बिहेवियर है, देख लीजिए। एब्सोल्यूट जीरो मतलब हुआ कि एकदम -273 पर चला गया ना। क्या? हाँ जुड़ता है तो इस तरह से बिहेवियर करता ना। देखिए ये क्या है, ये एनर्जी गैप है, फॉरबिडन गैप जो आप बीच में देख रहे हैं, इसका एक मिडिल फॉर्मेट लिया है। देखिए इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर जीरो पर रखेंगे तो एक भी इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर मूव नहीं करेगा, सब सब देखिए एकदम सेम नॉर्मल कंडीशन में है, ये सब जीरो पर एकदम पेयर लगा हुआ, बॉन्डेड है सब। देखिए एक एरो में भी है, और मैंने बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर किसी सॉलिड को रखा जाए तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक खास डायरेक्शन में हो जाता है। हाँ तो वो खास डायरेक्शन में है, लेकिन गैप भी तो है। रूम टेम्परेचर पर क्या हुआ कि स्वयं 25 डिग्री सेल्सियस पर स्वयं, जैसे मान लो कि हम एक जर्मेनियम को लाए यहाँ और रख दिए, तो जर्मेनियम के अंदर में खुद ब खुद ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाता है, कंडक्शन बैंड में। अच्छा बैलेंस बैंड निकला, कंडक्शन बैंड में चला जाता है स्वयं अपने से। जर्मेनियम, जर्मेनियम बोल, क्योंकि लाइन देके देखिए, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो समझिए कि वो चला गया, लेकिन जीरो पर ऐसा नहीं होता। इसीलिए जितने भी इसमें जो जर्मेनियम या तो सिलिकॉन यूज हुए होंगे कंप्यूटर में या तो इसमें, तो दैट मीन्स कि होल और इलेक्ट्रॉन बना हुआ होगा ही होगा। अब मान लो कि इस होल को भरना है, तो हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिए हम अपने मन से, कहां से दिए, बैटरी से। तब बैटरी वाला एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां गया, एरा में गया, भरा। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए कि बैटरी वाला कोच हम इलेक्ट्रॉन, मेरा बैटरी वाला डायरेक्ट वहां थोड़ी ना चला जाएगा, पुश करेगा बैटरी वाला इलेक्ट्रॉन, चलो आगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो यहाँ कोच हो जाएगा, गैप हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो यहाँ गैप हो जाएगा, तो नीचे की ओर होल बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जा रहा है, तो इस क्रम में तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना आम बात है। तो इंस्ट्रिंसिक, हाँ जर्मेनियम के अंदर में एक एटम के बीच में मान सकते हैं कि अंदर में ऐसा कुछ हो। अब एक क्वेश्चन अगर पूछ दे बिहार बोर्ड में या तो सीबीएसई में कि क्या एब्सोल्यूट जीरो पर जर्मेनियम कंडक्टर है, तो नहीं, कंडक्टर नहीं है, क्योंकि वो इस तरह फॉरबिडन गैप बहुत जा रहा है सर, देख रहे हैं काफी अच्छा है, और ये तो आप रूप ही खुद ब खुद चला जाता है नेचुरली, जो फॉरबिडन गैप है वही रहेगा। अब उसको एब्सोल्यूट जीरो पर दे दिए तो जाएगा नहीं, बॉन्डेड है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, इसलिए हाँ उतना अच्छा नहीं करता जितना अच्छा सिल्वर कर लेता है। सिल्वर में तो जाने का जरूरत ही नहीं, ऐसे रहता। मान लो कि तुम्हारे घर तुम्हारे अंकल के घर के बीच में गैप है और तुमको फानना पड़ता है, और एक दूसरे तुम्हारे दोस्त हैं उनके अंकल के घर, तुम्हारे उनके अपने घर में गैप नहीं है, सटा हुआ दीवार, बस चला गया, तुम्हारे घर में तो जंप करना पड़ेगा ना तुमको, दैट इज एनर्जी। बार बार जाइएगा तो बार बार जंप करना पड़ेगा आपको, आपकी एनर्जी खपत होगी। तो सिलिकॉन में ऐसा ही कुछ होता है, वो एनर्जी को जंप कराना पड़ता है, लेकिन सिल्वर में नहीं। जैसे ही मान लो कि आपको उस घर में जाना है तो फुर्र से भाग जाइएगा, क्यों, क्योंकि आपका ज्वाइंट घर है दोनों का,
तो कंडक्टर वाला में ऐसा ही कुछ होता है, सेमीकंडक्टर वाला में थोड़ा गैप रह जाता है, और लेकिन रूम टेम्परेचर पर करते हैं तो खुद ब खुद वो ऐसा बिहेवियर रखता है, इलेक्ट्रॉन को जंप करा देता है उसमें, ठीक है। तो आपने देखा कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में ऐसा कुछ जंप होता है इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह ऊपर की ओर मूव ऑन। अच्छा, याद रख लेते हैं कि जो होल का जो मोशन होता है, होल का जो डायरेक्शन होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे दिए हैं, सॉरी ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर दिए हैं, तो होल भी ऐसा ही भागेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन भागेगा ऊपर की। इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में चलता है, होल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? तो होल और इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन पूछता है कि बाबू सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? तो सॉल्यूशन में किसको बताइएगा? मैंने तो सेमीकंडक्टर में बताया होल और इलेक्ट्रॉन। तो सॉल्यूशन में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है करंट का फ्लो होने का? आयंस या तो इलेक्ट्रोलाइट्स बोलिए। कंडक्टर में कौन होता है? तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसमें तो होल होता ही नहीं है, ओवरलैप है तो होल का तो बात ही नहीं आएगा, बस जा रहा है। तीनों में मैंने बता रखा हूं आपसे। हाँ, तो अब बात मैंने करा था कि मेजर रूप से सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक इंस्ट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। इंस्ट्रिंसिक जो सामने आपको दिख रहा है, इनकी प्रॉपर्टी आप देख चुके हैं कि रूम टेम्परेचर पर ऐसा बिहेवियर करता है कौन? ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं ना कि कंडक्टिविटी और बढ़ जाए, किसका? जर्मेनियम का, और बढ़ जाए कि 10 डिग्री सेल्सियस पर भी अच्छा काम कर ले, ठंडा में भी अच्छा काम कर ले। अरे बाबू, रूम टेम्परेचर हमेशा थोड़ा कंप्यूटर का रहता, ये जनवरी में इसके अंदर का टेम्परेचर भी तो घट जाता है, हाँ लोहा का तो और घट जाता है, हाँ तब तो जर्मेनियम अच्छा से काम नहीं करेगा। हाँ, इट्स अ ट्रू बाबू। बउआ, अगर मान लो कि यदि आपको काम कराना है तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कंप्यूटर सिर्फ हमारे इलाके में थोड़े रहते हैं, कनाडा में भी तो कंप्यूटर रहता होगा, श्रीनगर में तो कंप्यूटर रहता होगा ना, जम्मू कश्मीर में अब बर्फ गिरता है, -20 डिग्री सेल्सियस चल गया, ले गया, तब आप कंप्यूटर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जर्मेनियम डाला हुआ है, सिलिकॉन डाला हुआ है, उसमें इंस्ट्रिंसिक डाला हुआ है, और वो 0 डिग्री सेल्सियस पर काम करता ही नहीं है। लाइन जा ही नहीं रहा, दे रहा लाइन, जा खोस रहा पालक, जा ही नहीं रहा लाइन। क्यों? क्योंकि वो काम नहीं करेगा ना। हाँ, आप भूल रहे हैं। इसका उपाय करना पड़ेगा ना तुम्हें, तुम तो की नहीं इसका उपाय। इसका उपाय करने के लिए क्या किया साइंटिस्ट लोग कि बोला कि काम करो ना, एरा में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनों को भर दो जो हेज्जा पड़ी रहे, हेज्जा पड़ी, जैसे ही लाइन दे भनक से भाग जाओ उधर, बीचवा में रहे, न उधर नहीं था, बीच में रहे, और उसका एनर्जी बहुत कम रहे, बहुत कम रहे, थोड़ा सा भी लाइन देना जम कर जाओ उधर। फीलिंग लो, मतलब कि अगर 1 मिलियन ऑफ एटम्स डालेंगे तो 1 मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। हम फीलिंग के लिए 1 इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन आप उसमें ले सकते हैं कि। तब बोला कि काम करते हैं तो, और एक और सिचुएशन क्या बनाया कि हो सके कि हाई टेम्परेचर पर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर बढ़ जाए, तो यही बात है कि बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। तो बोला कि ये काम करो, उसको और थोड़ा कंडक्टिविटी, देखो जिस जगह कंडक्टिविटी बढ़ाने का बात आता हो सकता है वहाँ कंडक्टिविटी घटाना भी तो हो। हाँ, हमको उतना कंडक्टिविटी नहीं चाहिए, कम चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लाइन जा रहा है। तो बोला कि काम करते हैं, ग्रुप 14 में जो हमारे पास जर्मेनियम है ना और सिलिकॉन है ना, और में इम्प्योरिटी मिला देते हैं, गंदगी, इलेक्ट्रॉन की गंदगी, एक ऐसी गंदगी जिसमें इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो ग्रुप 14 के साथ यदि आप ग्रुप 13 को मिला देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं, तो दैट इज प्रोसेस कॉल्ड डोपिंग। उस प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है। डोपिंग करने का मतलब है कि आप 4-5 को जर्मेनियम है, उसके बीच में एगो डाल दिए हैं, एल्यूमिनियम को डाल दिए हैं, या तो अगर मान लीजिए कि आप हाँ, तो बताइए डोपिंग भी सिमिलर के साथ करा जाता है, जैसे सिलिकॉन को एल्यूमिनियम के साथ करना बेहतर लगता है, ठीक है।
और अर्सेनिक के साथ कीजिएगा, जैसे कि ग्रुप, अगर आप अपना पीरियोडिक टेबल अगर पीछे वाला देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा किसके साथ डोपिंग करना अच्छी बात है, देख लीजिए। तो डोपिंग भी करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे डोपिंग करना है, सिलिकॉन को एल्यूमिनियम के साथ कर दीजिए, बेटर रहेगा। जर्मेनियम के साथ गैलियम के साथ कर दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, सामने सामने वाला एकदम अच्छा वाला रहेगा, बेटर रहेगा। और आप कर सकते हैं सिलिकॉन को फास्फोरस के साथ, जर्मेनियम को आर्सेनिक के साथ, आराम से बगल वाले के साथ कीजिए। डोपिंग करना आसान होगा, आपका ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए साइज भी तो मैटर रखता है। तो क्वेश्चन में ये आ सकता है कि सिलिकॉन को किसके साथ करना बेहतर है, तो एल्यूमिनियम के साथ, और सिलिकॉन को फास्फोरस के साथ, और गैलियम जर्मेनियम को गैलियम के साथ, और जर्मेनियम को आर्सेनिक के साथ। अब प्रॉब्लम आया कि डोपिंग तो कर दिए, डोपिंग करने के बाद इंस्ट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक में बदल गया। एक्सट्रिंसिक माने बाहरी, कोई बाहरी काम हो, बाहर से कोई आया। अब बाहर से आने वाला दो प्रकार के होता है, एन टाइप और एन मतलब हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन मतलब निगेटिव हुआ, क्या हुआ, निगेटिव। अपी माने यदि आप द में ट्रिक है, यदि आप ग्रुप 14 को एन टाइप करते हैं दैट मीन्स निगेटिव आना है, निगेटिव। आप पी टाइप करते हैं दैट मीन्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तब निगेटिव पॉजिटिव वाला बात कैसे आप ट्रिकली पता कीजिएगा, उसको आप ऐसे पता कीजिए तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आप बीच में रख देते हैं एल्यूमिनियम, क्या रख देते हैं, एल्यूमिनियम, और चारों तरफ रख देते हैं सिलिकॉन, क्या रख देते हैं, सिलिकॉन 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 और सिलिकॉन, एकदम ठीक ठाक है। सिलिकॉन का भी चार होता है, आप जानते हैं। एल्यूमिनियम का बेचारा का 3 ही होगा, कितना होगा, 3 होगा, एक रह जाएगा गैप, एक रह जाएगा गैप। बात को समझिएगा, लीजिए ये हो गया, बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड बना लिया, सब बॉन्ड बना लिया, बट एगो तो रह गया ना, एगो रह गया, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो कौन सा टाइप में आएगा, पी टाइप डोपिंग। ये कौन सा डोपिंग कहलाएगा, पी टाइप, क्योंकि चार्ज प्लस में घट गया ना, घट रहा है, चार्ज क्रिएट हो गया, पी माने पॉजिटिव। तो इसका मतलब है ग्रुप 14 को 13 से कोई डोपिंग करता है तो कौन सी मिलेगा, पॉजिटिव, यानी कौन सा टाइप, यही क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि यदि सिलिकॉन को एल्यूमिनियम के साथ डोपिंग किए हैं तो कौन सा टाइप आपको मिला है, तो पी टाइप। कौन सा टाइप, ये ट्रिक था। और यही चीज अगर हम करें कि अगर डोपिंग कर रहे हैं, जरा गौर से फरमाइएगा, हम सेम टू सेम फास्फोरस ले लेते हैं, कितना, अब फास्फोरस के 5 होता है, याद है ना, 15 ग्रुप है ना, 1 2 3 4 है, और आगे फालतू ले लेते हैं, बगल में सिलिकॉन ले लेते हैं, सिलिकॉन ले लो ना, क्या दिक्कत, सिलिकॉन ले लेते हैं, राइट, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, राइट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और एक बच भी गया, देखिए फास्फोरस का भी एक बचा हुआ। तो ये कौन सी बात है, निगेटिव, इसको क्या बोलेंगे हम, एन टाइप डोपिंग बोलेंगे। कौन सा डोपिंग बोलेंगे, एन टाइप डोपिंग बोलेंगे। तो 14 से हायर वाला करोगे तो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो एन टाइप चला जाएगा, क्योंकि निगेटिव वाला बात है। 14 से लोअर करोगे तो इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, तो पी वाला टाइप आ जाता है। अभी तक में पता है आप 4 MCQ पढ़ चुके हैं, एक बैंड थ्योरी, दूसरा एन टाइप पी टाइप, तीसरा ट्रांजिस्टर का जो यूज होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्वेश्चन आएगा कि ट्रांजिस्टर का मेजर जो है प्रिंसिपल क्या होता है। तो मेजर होता है आपको रिफ्लेक्टर, बेस और कलेक्टर, जो कि आगे पढ़ेंगे हम लोग कि एम्पलीफायर का मेजर 3 जो पार्ट्स होता है वो इस पर काम करता है। इवन आपने पढ़ा कि क्या रेंज होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टर का, इंसुलेटर का, अच्छा कितने टाइप के होते हैं वो भी आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो आप डोपिंग का किस्सा जो समझें, डोपिंग मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटीज विथ पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब किसी पार्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स में अगर किसी एक चीज को मिला देते हैं, 4 को मान लो कि तुम्हारा सिलिकॉन है, तो 4 किलो सिलिकॉन है और हमें 50 ग्राम अगर जर्मेनियम मिला, सिलिकॉन के साथ आर्सेनिक मिला रहे हो, तो वो तो गलती है ना, वो तो गंदगी हुआ। एक कटोरा दूध में 4 को अगर थोड़ा सा चोखा गिर जाता है तो खराब, बेकार वाला बात है ना।
चोखा में दूध गिरे तो गलत है कि दूध बेकार हो गया, दूध में चोखा गिरे तो चोखा का कमी है ना। जिसकी मात्रा ज्यादा है उसको गंदगी बोलेगा। सिलिकन में हम क्या किए, बस एक एल्युमिनियम डाल दिए तो एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटीज का काम। हाँ वही बोल रहे हैं, है ना, वो नहीं बता रहे हैं, हम भी इम्प्योरिटीज का मतलब समझा रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ इम्प्योरिटीज, गंदगी होता क्या। एक छोटा सा चीज मिला दिए हैं तो इम्प्योरिटीज आता है। इम्प्योरिटीज को मिलाने से फायदा क्या, अच्छा ये तो बात हुआ कि इम्प्योरिटीज हो गया, मिलाने से फायदा क्या हुआ, ये मेन पॉइंट वाला बात है। व्हाट इज द बेनिफिट्स भाई डोपिंग। डोपिंग से बेनिफिट ये हुआ कि एक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया और कहां चला जाता है, यही तो मेन गैप है। हाँ, फॉरबिडन गैप के ठीक अगल बगल में रहेगा। उसका फिगर हमारे पास है, हम आपको दिखाते हैं। एवरीवेयर इज द फिगर्स, ये रहा हमारा वो फिगर। हाँ जरा गौर से देखिएगा, आप फील कर पा रहे होंगे सामने वाला फिगर को देख के कोई बच्चा बता सकता है कि किस तरह का डोपिंग का एग्जांपल है। सामने वाला देखिए तो किस तरह का डोपिंग का एग्जांपल है, जल्दी बताइए। कौन सा टाइप, एन टाइप। कौन सा टाइप, एन टाइप। क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। बात को समझिएगा, अर्सेनिक से किया गया है, अर्सेनिक ग्रुप 15 में पड़ता है। अब आपसे पूछेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, आप तो भूल रहे हैं कि जो 15 वाला में कौन था, 15 वाला में फास्फोरस था। बात को समझिएगा, अर्सेनिक था, एंटीमनी ओरे में आता है, ओरे में आता है। तो आपसे बिहार बोर्ड तो पूछ के कंफ्यूज कर ही देगा, हम तो जानबे करते हैं, इसलिए हम आपको याद करा देते हैं बढ़िया से, दिल पर ना लो। ग्रुप 15 में फास्फोरस के साथ अर्सेनिक के साथ हो सकता है, ठीक है, एमेटोलॉइड में आ जाता है, ये उतना अच्छा, ये भी यूज कर सकते हैं, एंटीमनी भी यूज किया जा सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको फास्फोरस, अर्सेनिक और एंटीमनी वगैरह पूछे तो ग्रुप 15 समझना, और आपको एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम पूछे तो ग्रुप 13 समझना। एल्यूमिनियम गैलियम तो आपको याद होगा, इंडियम में फंस जाइएगा, गैलियम में फंस सकते हैं, एल्यूमिनियम आपको याद होगा। ग्रुप 13 से एल्यूमिनियम बिलोंग करता है। पकड़िए कैसे, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 13, लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 14, लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 15। तो एटॉमिक नंबर तुमको याद रहेगा था ना कर्ण बाबू, हाँ फंस गया। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो ग्रुप 15 से डिपेंड बिलोंग्स करता है, 14 का 4 का 14 से, सिंपल। तो डोपिंग वाला तो किस्सा तो इजीली पूछ सकता है आपसे, आराम से आप बता दीजिएगा। तो यदि आप मैंने जो इस बात को समझाया, हाँ मैंने कहा था कि बताइए, सामने देख के बताइए कौन सा ये डोपिंग का एग्जांपल है, तो एन टाइप आपको समझ में आ रहा होगा, बड़ा अच्छा बात है। एन टाइप लीजिए, रेडी। अब एन टाइप में गौर से देखिए होता क्या। एन टाइप में मैंने कहा था ना कि यदि हमें 0 डिग्री सेल्सियस पर या तो कम तापमान में भी हमें अच्छा काम करे हमारा सेमीकंडक्टर, उसके लिए हम उसमें आर्सेनिक मिला दिए। क्या मिला दिए, आर्सेनिक मिला दिया। वो काम क्या है कि फॉरबिडन गैप से इलेक्ट्रॉन आगे की ओर रहता है, होना चाहिए था जा, अचाल गया अपने से हो जा, को जय जा नहीं, होना चाहिए था यहां, ठीक से बोलिए, एकदम देहाती हो चला गया फॉरबिडन गैप से ऊपर, जो बाहर जो घूम रहा था ना फालतू वाला, वो कहां चला जाता है, फॉरबिडन गैप से ऊपर। उसके पास बहुत कम एनर्जी है, थोड़ा सा भी धक्का दोगे तो चल जाएगा, उसमें घुस जाएगा, एना में चला जाएगा, प्रवेश कर इसमें तुरंत, हल्का फुल्का भी आप फील्ड दीजिए तो चला जाए। इसलिए क्या हुआ कि -10 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस पर भी अच्छा खासा काम कर जाएगा। तो हमारे यहाँ जो अभी जो सेमीकंडक्टर है ना, वो डोपिंग किया हुआ ही आता है, क्योंकि हम लोग का तापमान चेंज होता रहता है ना, एक जैसा तो रहता नहीं है, सिंपल। अब बाकी गर्म हो तो हम लोग संभाल लेते हैं फूक फाके, इसलिए पंखा लगा दिया, गर्म हो तो पंखा लगा दिया है। ठंडा का दिक्कत, ठंडा में तो फिर काम ही नहीं करेगा, तो गर्म में कहा फैन लगा दो उसको। अब देखे होंगे कि जितने भी मदरबोर्ड वाले सिस्टम होते हैं सब में फैन रहता है, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे वो इन्वर्टर हो, मदरबोर्ड को हमेशा ठंडा रखना है उसको। हाँ, इन्वर्टर में भी पंखा लग रहता है पीछे, फैन देखिएगा चलते रहता है पीछे, ले चल नहीं रहा है। आंधर बैल को कुछ नहीं दिखता है, आगे भी लाइट वाला पंखा लगल है, पीछे भी पंखा लगल है। देखे होंगे
कि मदरबोर्ड को ठंडा रखने के लिए फैन का नीड पड़ता है। बात को समझिएगा, क्या समझे आप? वो नहीं समझे तो आप क्या देखें। अच्छा सेम सिचुएशन, अच्छा तो वो वाला में क्या हो जाएगा बाबू, पी टाइप वाला में क्या हो जाएगा, यहां पर रहेगा, कहां पर रहेगा, पी टाइप वाला में नीचे क्यों होगा में होल्स ना, वाला में तो इलेक्ट्रॉन रहा नहीं करता, पी टाइप वाला में इलेक्ट्रॉन तो रहता ही नहीं, तो होल्स रहेगा। तो होल को तो आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं बताइए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको चाहिए ना। एन टाइप वाला में यहां रहता है, तुरंत मूव ऑन कर गया। अच्छा पी टाइप से थोड़ी सी ये होता है कि हम कंडक्टिविटी को घट जाता ना कनेक्टिविटी घट जाता है उसमें। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल ना आपके पास है, ऊपर से चार्ज है आपके पास, एरा में तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो मूव अप कर वो कंडक्टिविटी को बढ़ा दिया है। बोलो, ये तो समझ में आ गया आपको कि एन टाइप और पी टाइप की क्या कहानी थी, कैसे डोपिंग की कहानी आप समझें और कैसे डोपिंग समझिएगा। अब मेजर रूप से ये है कि ठीक है डोपिंग करने के बाद जो स्ट्रक्चर कैसा होता है वो चीज आप समझिए, है ना। डोपिंग करने के बाद की कहानी बता रहा हूं, तो देख लीजिए। पी टाइप इसलिए काम यूज में लाते हैं कि कभी कभी हमको उतनी कंडक्टिविटी नहीं चाहिए जितनी दिया हुआ, लोअर चाहिए, तो उसको लोअर से हम उसको डीप करते हैं, कहीं कहीं मतलब कम चाहिए, ठीक है। तो कम के लिए जैसे हाई रेसिस्टेंस लो रेसिस्टेंस क्यों बनी है, करंट को कंट्रोल करने के लिए। समझ में आया? अगले एपिसोड में हम लोग अच्छी अच्छी चीज पढ़ेंगे, तो मैथ वाले बच्चे रुकिए, ठीक है।